हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मौर्योत्तर काल के विषय में अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले जो मौर्य काल में हम लोगों ने जिन जिन टॉपिक को अध्ययन किया था उसके बाद कुछ चीज़ें शेष रह गई थी, जिसमें जैसे चाणक्य के बारे में और अशोक स्तंभ, सुदर्शन झील, ये तीन चीजें जो हैं मौर्य काल की अभी बची रह गई थी। इसकी पहले की क्लासेस में हम लोगों ने पाषाण काल से लेकर मौर्य काल में अशोक तक की चीजों को सीरियल वाइज, क्रम वाइज अध्ययन कर लिया है। अब हमें इसके आगे की चीजों का अध्ययन करना है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, देखिए, जैसे चाणक्य के बारे में जो बातें कही जाती हैं कि चाणक्य कौन था, चाणक्य क्यों प्रसिद्ध था, ठीक है, चाणक्य का प्राचीन नाम क्या था। देखिए, कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि चाणक्य जो था ऋषि चणक का पुत्र था, जिन्होंने उसका नाम चाणक्य रखा था। ठीक है, इसे देखिए कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यानी अभिलेखों में, ऐतिहासिक पुस्तकों में, ऐतिहासिक रचनाओं में इसका नाम कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त भी मिलता है। ठीक है, पुराणों में इसकी देखिए कुछ उपाधि दी गई, जैसे द्विजर्षभ, यानी द्विजर्षभ का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण, या उस समय का, उस काल का यह श्रेष्ठ ब्राह्मण था। इसने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, जो पुस्तक राजनीति शास्त्र या राजनीति महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। देखिए, इसमें शासन के सिद्धांतों को बताया गया है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो बताई गई है राज्य के सप्तांग सिद्धांत। यानी किसी भी राज्य के 7 अंग महत्वपूर्ण होते हैं, और वो 7 अंग कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, किसी भी राज्य का क्या होना चाहिए, एक राजा होना चाहिए, फिर उस राजा के अमात्य होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए उसकी एक जनपद होना चाहिए। जनपद में देखिए क्या होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए। दुर्ग के बाद फिर उनके पास क्या होना चाहिए, कोष होना चाहिए, खजाना हो चाहिए, धन होना चाहिए। उसके बाद देखिए दंड होना चाहिए, यानी शक्ति होनी चाहिए, सेना होनी चाहिए, और अंत में क्या होना चाहिए, एक प्रिय या विश्वास पात्र मित्र होना चाहिए। यानी किसी भी राज्य को चलाने के लिए, किसी भी राज्य को प्रगति करने के लिए इन 7 अंगों का होना जरूरी है। ये चाणक्य ने बताई थी अपने पुस्तक अर्थशास्त्र। ठीक है, फिर देखिए उस काल से संबंधित अर्थशास्त्र में और भी कुछ चीजें लिखी गई थी। जैसे देखिए, अर्थशास्त्र में कहा गया है कि पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी। यानी अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है तो वह उससे विवाह तोड़ सकती है, यानी वह अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता है तो उससे विवाह तोड़ दिया जा सकता है। ठीक है, बहुत समय तक पति के विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती है। इसमें यह भी बताया गया था कि किसी का पति यदि बहुत समय तक दूर कहीं रहता है, और या फिर उसके शरीर में कोई शारीरिक समस्या है, तो उसकी पत्नी उसका त्याग कर सकती है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय कहकर प्रवेश दिया गया। यानी जो विदेशी लोग भारत में प्रवेश किए थे उनको व्रात्य क्षत्रिय, यानी विदेश से आने वाले क्षत्रियों को कहकर उनको प्रवेश दिया गया। अब देखिए, इस काल से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो रचना है वो है सारनाथ स्तंभ की। ठीक है, सारनाथ स्तंभ इस काल की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जिसको अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया। देखिए, इस स्तंभ के शीर्ष भाग को सिंह चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, यानी इसके जो ऊपरी हिस्से पर 4 सिंह बनाए गए हैं, जो 4 दिशाओं में दिख रहे हैं, यानी चारों दिशाओं की तरफ उनका मुख है। इसकी प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। यानी भारत सरकार का जो है ये प्रतीक चिन्ह भी है।
देखिए इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति जो है वो शक्ति का प्रतीक है। सिंहों के मस्तक पर देखिए धर्म चक्र बनाया गया है जो दिखाता है कि शक्ति के ऊपर धर्म की विजय होती है, यानी शक्ति से ज्यादा महान क्या होता है, धार्मिक कार्य होते हैं। देखिए ये जो प्रतीक है ये सम्राट अशोक और महात्मा बुद्ध दोनों के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं, यानी दिखाते हैं कि सम्राट अशोक का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था, लेकिन उस साम्राज्य के बावजूद भी अशोक ने शासन निर्माण की नीति को त्याग कर दिया और धर्म की नीति को अपनाया और उसका वर्चस्व पूरे भारत ही नहीं पूरे संसार में फैलाया। ठीक है, तो ये दिखाया जाता है। इसमें देखिए इस चक्र में कितनी तीलियां हैं, 32 तीलियां हैं। इसके बाद देखेंगे आप लोग कि इस चक्र के, अभी मैं इमेज में दिखा दे रहा हूं आप लोग को, तो इसमें देखेंगे जो 4 सिंह हैं वो चारों दिशाओं में मुख करके खड़े हुए हैं, फिर उनके नीचे एक उल्टे कमल की आकृति बनी हुई है, उस पर देखिए 4 पशु और बनाए गए हैं और उन पशुओं के बीच बीच में भी चक्र बनाए गए हैं। वो 4 पशु कौन कौन से हैं, तो हाथी है, बैल है, घोड़ा है और फिर एक शेर। तो ये 4 पशु भी बनाए गए। ठीक है, इसको देख लीजिए, देखिए इस पे 4 शेर बने हुए हैं, 1 2 3 एक पीछे। इसके ऊपर देखिए एक 32 तीलियों वाला धर्म चक्र बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके नीचे एक देखिए ऐसे वेदिका बनी हुई है और इस वेदिका के ऊपर भी देखिए यहां चक्र बना हुआ है। फिर देखिए यहां एक शेर है, इसके बगल में देखिए घोड़ा है, फिर उसके बगल में बैल है, उसके बगल में हाथी, और इन सब जानवरों के बीच में भी एक एक चक्र बना हुआ। इसके बाद देखिए इसके नीचे देखिए एक उल्टा कमल की आकृति बनी। तो ये देखिए किस काल की है, ये सम्राट अशोक के समय, यानी सम्राट अशोक के समय इसको बनवाया गया है। ठीक है, तो ये यही सारनाथ में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये अशोक के काल का है। महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं, जैसे इस काल से संबंधित और महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या है देख लीजिए। जैसे जेम्स प्रिंसेप नामक पुरातत्वविद ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, इसके द्वारा ही अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था। उसके बाद देखिए इसके काल में जो अभिलेख लिखवाए गए हैं उसमें खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग किया गया है, जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, अनुराधापुर यानी श्रीलंका में प्राचीन अशोक ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। फिर देखिए अशोक के जो यह नाम को मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर एवं उदय गोलम के लेखों में उल्लेखित किया गया, यानी अशोक का नाम इन अभिलेखों में लिखा हुआ मिला है। इंडिका नामक पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज था, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। यह मैंने आप लोगों को बता दिया है। तक्षशिला देखिए कहा जाता है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र। ठीक है, उसके बाद देखिए मौर्य काल के प्रमुख व्यक्तित्व और उनके नाम, जैसे देखिए चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था, चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा जाता था, अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है और बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से, इनके नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक, आप देखिए इस काल की एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है जो सुदर्शन झील। ये सुदर्शन झील बनी कहाँ थी? सौराष्ट्र प्रांत में। सौराष्ट्र प्रांत है कहां पर? गुजरात में। देखिए इसका निर्माण किया गया था पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा। ये क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राज्यपाल था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका पुनर्निर्माण कराया गया था स्कंदगुप्त के काल में। किसके द्वारा किया गया था? यहाँ का जो राज्यपाल था पर्णदत्त, और पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपाली, उसी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, दो लोगों ने कराया था, राज्यपाल पर्णदत्त और गिरनार का पुरपति था ये, जो गवर्नर भी था और गिरनार नामक स्थान का पुरपति भी था। उसी जो झील थी ये टूट गई थी, तो जिसकी वजह से इसको
पुनर्निर्मित कराया गया था गुप्त काल में, स्कंदगुप्त के समय। अशोक के काल में भी इसका उपयोग करके नहरों को निर्मित कराया गया था, और इसके द्वारा कराया गया था उसके राज्यपाल तुषास्प के द्वारा, यानी अशोक की बनी थी सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, लेकिन बाद में 2 बार इसका निर्माण कराया गया, यहां से नहरों का भी निर्माण कराया गया। देखिए, फिर रुद्रदामन के काल में इसके राज्यपाल सुविशाख द्वारा भी पुनर्निर्माण कराया। ठीक है, तो यानी ये सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील थी, जिससे संबंधित महत्वपूर्ण शासक और उनके महत्वपूर्ण अधिकारी जो हैं संबंधित, इससे भी क्वेश्चन, झील थी उससे कौन कौन से शासक संबंधित है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त और रुद्रदामन, 4 जो राजा हैं ये सुदर्शन झील से संबंधित। ठीक, अब हम लोग आते हैं, हाँ देखिए, मौर्य काल का पतन हुआ, और मौर्य काल में जो सबसे अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या कर दी गई थी उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है, और उसी के द्वारा अपने देश में ब्राह्मणों का शासन पहली बार शुरू हुआ। इसके पहले जो ब्राह्मण लोग होते थे वो पुरोहित के रूप में, ठीक है, यज्ञकर्ता के रूप में, और उनके दरबार में महत्वपूर्ण परामर्शक के रूप में कार्य करते थे। लेकिन मौर्य काल के बाद अपने देश में ब्राह्मणों ने भी शासन करना शुरू किया, और उसमें सबसे पहले जो था मौर्यों के अंतिम शासक बृहदत्त के जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुरू किया। ठीक है, और उसके द्वारा जिस वंश की स्थापना की गई उसका नाम क्या था, शुंग वंश। ठीक है, तो मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में देखिए 3 ब्राह्मण वंश स्थापित हुए थे मुख्यतः, इसी में बीच में एक कण्व वंश भी है, तो मैं आपको बताऊंगा, और 4 विदेशी शासक थे जो मुख्यतः कौन कौन थे, हिंद यूनानी थे, शक थे, पहलव थे और कुषाण। इन्हीं के बारे में हमको आज की क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन कौन से लोगों ने किस प्रकार से भारत में कार्य किए और इनका शासन किस प्रकार से। देखिए, कहा जाता है कि पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में मौर्यों के स्थान पर अनेक स्थानीय शासक सत्ता में आए। यानी जब मौर्यों का पतन हो गया तो भारत के 3 दिशाओं में, यानी पूरब में, मध्य में और दक्कन में, इनके स्थान पर स्थानीय शासकों ने शासन करना शुरू किया। सबसे पहले जो देखिए शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ, और कब हुआ था, 187 से 75 ईसा पूर्व के मध्य में इसने शासन किया। ठीक है, शुंगों के जो इतिहास के बारे में हमें पता कैसे चलता है, देखिए जो गार्गी संहिता नामक पुस्तक है उसमें पता चलता है। फिर देखिए महाभाष्य में पता चलता है, ये पतंजलि के द्वारा रचित की गई है। फिर उसके बाद देखिए दिव्यावधान में पता चलता है, कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में पता चलता है, वाणभट्ट के द्वारा रचित की गई हर्ष चरित में पता चलता है। उसके बाद देखिए अयोध्या से प्राप्त अभिलेखों में पता चलता है, विदिशा से प्राप्त अभिलेख में पता चलता है। फिर उसके बाद देखिए इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं कौशाम्बी से, अयोध्या से, अहिछत्र से और मथुरा से। यानी शुंगों के बारे में हमें जो इतिहास के स्रोत हैं इन चीजों से प्राप्त होते हैं। ठीक, अब आइए देखिए शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने सफल विद्रोह के द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। ठीक, पुष्यमित्र शुंग। यह देखिए वाणभट्ट के हर्षचरित से मौर्य सम्राट बृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या का उल्लेख मिलता है। यानी बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी, इसका उल्लेख कहां मिलता है, वाणभट्ट की जो पुस्तक है हर्षचरित उसमें। ठीक है, धनदेव के द्वारा अयोध्या अभिलेख लिखवाया गया है,
उसमें कहा गया था कि पुष्यमित्र के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए गए थे। ठीक है, और यह अश्वमेध यज्ञ जो है पतंजलि ने संपन्न करवाया, यानी पतंजलि नामक ऋषि के द्वारा इन अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करवाया गया। फिर देखिए, महर्षि पाणिनि ने पुष्यमित्र शुंग को भारद्वाज गोत्र से संबंधित बताया है और उसकी राजधानी कहाँ बताई थी उन्होंने? विदिशा। विदिशा यानी वर्तमान मध्य प्रदेश। फिर देखिए, दिव्यावदान एवं आर्य मंजूश्री मूल कल्प में पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्धों के उत्पीड़न का उल्लेख है। ठीक है, कहा गया है इन दोनों पुस्तकों में, ये बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं। इसमें बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का उत्पीड़न किया था, यानी बौद्धों को परेशान किया था, उनको सताया था। किंतु पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत का स्तूप बनवाया तथा सांची के स्तूप के चारों ओर 4 दीवारी का निर्माण कराया। लेकिन अनेक और ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग के ही काल में भरहुत में एक स्तूप का निर्माण करवाया गया और अशोक के काल में निर्मित कराए गए सांची के स्तूप के चारों तरफ 4 दीवारी बनाई गई। तो कहा जाता है कि यदि उसने बौद्धों का उत्पीड़न किया था तो फिर इन सब चीजों का निर्माण कैसे कराया? तो बाद में निष्कर्ष निकल के आता है कि नहीं, उसने इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं किया था, बल्कि वह सभी धर्मों को समान भाव से देखता था या अपने राज्य में और भी धर्म के मानने वालों लोगों को भी सम्मान प्रदान करता था और उनके लिए भी उसने कल्याणकारी कार्य किए। ठीक, उसके बाद देखिए, पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना और कालिदास के द्वारा जो रचित महत्वपूर्ण रचना है मालविका अग्निमित्रम, उसका मुख्य जो नायक है वो यही अग्निमित्र है। ठीक है, यानी इसकी और मालविका नामक एक स्त्री के प्रेम प्रसंग का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, अग्निमित्र के पश्चात उसका पुत्र सुज्येष्ठ शासक हुआ। ठीक है, और उसके सिक्के पर उसका नाम जेठ मित्र प्राप्त हुआ है। मालविका अग्निमित्र एवं गार्गी संहिता से यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है, यानी मालविका अग्निमित्रम और गार्गी संहिता से पता चलता है कि इस काल में यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था। देखिए, अंतिम शुंग शासक देवभूति था, जिसके हत्या के बाद उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने एक नए वंश की स्थापना की और उस वंश का नाम क्या था? कण्व वंश। यानी देखिए, यानी एक ने अपने राजा की हत्या करके नया वंश बनाया, फिर उसके बाद उसके वंश के अंतिम शासक की हत्या उसके ही ब्राह्मण मंत्री के द्वारा की गई और एक नए वंश की स्थापना की गई और उस वंश का क्या नाम था? कण्व वंश। यानी 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश का पतन हो गया और नए वंश की स्थापना हुई जिसका नाम था कण्व वंश। देखिए, कण्व वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा की गई थी और इस वंश में केवल 4 शासक हुए, जिनमें वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। इसमें देखिए, सुशर्मन की सातवाहन शासक सिमुक ने हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया। इसका मतलब कि इनके जो अंतिम शासक हैं, इनकी हत्या करके अगले वंश की स्थापना की गई है। ठीक है, तो अब इनकी हत्या हो जाएगी तो फिर किस वंश की स्थापना होगी? सातवाहन वंश, यानी सातवाहन का। सातवाहनों का शासन देखिए कहां था? दक्षिण भारत में। देखिए, दक्कन और मध्य भाग में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन कहलाए। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, सातवाहनों का जो सबसे पहला शासक या संस्थापक था वो कौन था? सिमुक था। इसने 60 से 37 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया था। ठीक, सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम शासक सिमुक था। फिर देखिए, इसके बाद देखिए उसका जो दूसरा शासक महत्वपूर्ण था उसका नाम था कृष्ण। इसने 37 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया। इसके बारे में देखिए जानकारी हमें नासिक शिलालेख से मिलती है। इसके बाद देखिए सातकर्णी प्रथम शासक बना, जो
27 से 17 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया। सातवाहनों का अगला शासक देखिए सातकर्णी प्रथम था। उसके नाम का उल्लेख सातवाहन अभिलेखों एवं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में भी मिलता है। देखिए कहा जाता है कि सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम शासक था और यह दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा भी बना था। ठीक, फिर देखिए सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। यानी इसने एक मालव शैली की मुद्राओं को चलवाया और अपनी पत्नी का नाम से यानी उन मुद्राओं पर अपनी पत्नी का नाम भी लिखवाया। इसके बाद देखिए इस वंश का यानी सातवाहनों का अगला शासक था हॉल, जिसने 20 से 24 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया और इसने देखिए एक पुस्तक भी लिखी थी जो प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम क्या है? गाथा सप्तशती। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसमें उसकी प्रेम गाथाओं का वर्णन, ठीक है, इसने अपनी प्रेम गाथाओं का वर्णन इसमें किया। इसके काल में देखिए गुणाढ़ नामक एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने बृहद कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी और कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन उसके दरबार में रहते थे। यानी गुणाढ़ और सर्ववर्मन नामक विद्वान जो है इसके काल से संबंधित थे। अब देखिए इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक था वो कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसने 106 ईस्वी से 130 ईस्वी के मध्य शासन किया। इसके समय में इसकी माता बलश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त हुआ है और उसी नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण करके बताया गया। इसका नाम उसमें एकमात्र और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो उत्तराधिकारी थे वो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, जिसने 130 से 154 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे स्थित पैठन या प्रतिष्ठान में स्थापित की थी। यानी इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर पैठन या प्रतिष्ठान। इसके बाद देखिए अगला शासक जो इसका था वशिष्ठी पुत्र पुलमावी था। इसने 130 से 154 ईस्वी के मध्य शासन किया। पुराणों में देखिए पुराणों में इसका नाम पुलोमा सातकर्णी और टालमी के विवरण में सीरोपोलिमेओस के रूप में मिलता है। यानी पुराणों में से पुलोमा सातकर्णी कहा गया है और टालमी के द्वारा अपनी पुस्तक में इसका नाम सीरोपोलिमेओस लिखा गया। मुद्राओं व अभिलेखों में इसका देखिए नासिक से, कार्ले से और अमरावती से भी इसका उल्लेख प्राप्त हुआ है। देखिए इसके समय में ही अमरावती के बौद्ध स्तूप के चारों ओर वेस्टिनी का निर्माण कर स्तूप को संवर्धित किया गया। यानी इसके काल में जो अमरावती का स्तूप था उसके चारों ओर दीवारों का निर्माण किया गया और इसको संवर्धित कराया गया। इसके बाद देखिए अगला जो शासक था वो यज्ञश्री सातकर्णी था। इसने 165 से 194 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया और देखिए ये ईसा पूर्व नहीं होगा, ईस्वी होगा। ठीक है, देखिए सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी का व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। यानी जो यह शासक था वह व्यापार और जल यात्रा को बहुत ज्यादा पसंद करता था। इसके सिक्के देखिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से पाए गए हैं। इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र है, जिससे पता चलता है यह व्यापार का प्रेमी था और जल यात्रा इसको बहुत पसंद थी। अब देखिए सातवाहनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन। सातवाहन देखिए कहा जाता था कि दक्कन की ब्राह्मण जाति के रहने वाले थे। सबसे प्रसिद्ध शासक जो कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ये बात कही है। इन्होंने ही देखिए ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देना सबसे पहले शुरू किया और इस प्रकार की जागीर देने का सबसे पहले जो शुरुआत
किया गया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया, ठीक है। किंतु इन्होंने अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था, यानी ब्राह्मणों को भी इन्होंने भूमिदान सबसे पहले देना शुरू किया, लेकिन इनके द्वारा जो सबसे ज्यादा भूमिदान में दी गई तो किसको दी गई थी? बौद्ध भिक्षुओं। ठीक, इनका देखिए प्रशासनिक ढांचा कैसा था। इन्होंने देखिए इसके काल में सामंतों की 3 श्रेणियां बनाई गई थी, यानी पहली श्रेणी जो थी वो राजा कहलाती थी, द्वितीय श्रेणी जो थी वो महाभोज कहलाती थी, और तृतीय श्रेणी जो थी वो सेनापति कहलाती थी, ठीक है। यानी इसके काल में सामंतों की 3 श्रेणी, पहला राजा, दूसरा श्रेणी महाभोज और तीसरी सेनापति। सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी। लिपि के रूप में इन्होंने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। सातवाहनों के द्वारा देखिए परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि सातवाहनों के द्वारा किस चीज के सिक्के जारी किए गए थे। सातवाहनों के सिक्के अधिकांशतः देखिए किस चीज के थे? शीशे यानी लेड से निर्मित थे। इसके अलावा इन लोगों ने कुछ और भी चीजों से सिक्के बनवाए थे, जिसमें देखिए प्रोटीन, तांबा और कांसे का भी उपयोग किया था। ठीक, इसके बाद हम आते हैं चेदी वंश। चेदी वंश, इस वंश का देखिए संस्थापक जो था वो कौन था? महामेधवान था, और इसने इस वंश की स्थापना कहां पर की थी? कलिंग में, यानी पूरब दिशा। देखिए इस वंश का नाम महामेध वंश भी मिलता है, यानी ऐतिहासिक साक्ष्यों में इस वंश का नाम चेदी वंश या महामेध वंश भी मिलता है, क्योंकि इसकी स्थापना इसके द्वारा की। इसी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक खारवेल था, जिसने भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और खारवेल के द्वारा मगध के शासक बृहस्पति मित्र को पराजित किया गया था। देखिए बृहस्पति मित्र कौन से वंश का शासक था? शुंग वंश। फिर देखिए खारवेल के द्वारा हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया गया था, जिसमें कहा गया है कि खारवेल ने चोल, चेर एवं पांड्य शासकों को भी पराजित किया था। इसने यवनों एवं सातकर्णी को भी पराजित किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि इसके अभिलेख में बताया गया था कि इसने दक्षिण भारतीय शासक चोल, चेर, पांड्य को भी पराजित किया, इसने यवनों को भी पराजित किया, और सातवाहन शासक सातकर्णी को भी पराजित किया। इसका जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो देखिए भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी की पहाड़ियों में प्राप्त हुआ है, और इन शिलालेखों के अनुसार कहा जाता है कि यह जैन धर्म को मानने वाला था, यानी जैन धर्म का अनुयायी। ठीक है, अब आते हैं विदेशी शासकों। देखिए विदेशी शासकों में सबसे पहले जो भारत आए थे वो कौन आए थे? हिंद यूनानी, यानी इन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते हैं, यानी हिंद यूनानियों को बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहा जाता है। सबसे पहला जो यवन आक्रमण देखिए किया था, किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था। कब किया था? 220 से लेकर 175 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक, इसके बाद देखिए हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात जो शासक था वो कौन था? मिनांडर था। इसने 165 से 145 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया जाता। इसको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी देखिए, इसकी राजधानी पंजाब के साकल यानी आधुनिक सियालकोट में। इसने देखिए गंगा यमुना के द्वार पर आक्रमण किया। फिर देखिए इनके द्वारा ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के प्रचलित किए गए थे, यानी इन्होंने हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी कला को संरक्षण दिया, यानी इनके द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में यूनानी कला को भी इन्होंने संरक्षण प्रदान किया, यानी कि आने से भारत में यूनानी कला का भी शुरुआत हुआ। इसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, यानी यूनानी कला जो भारत में शुरू की गई उसको हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है। और भारत में गांधार कला इसी का मिश्रित रूप है, यानी भारत में जो गांधार कला प्रचलित थी वो इसी का मिश्रित रूप कही जाती है।
उसके बाद देखिए, उसके बाद अपने देश में शक आए, यानी हिंद यूनानियों के बाद कौन आया? शक आए। देखिए, यूनानियों के बाद शक आए, जिनकी 5 शाखाएं थी, इनकी 5 शाखाएं थी और प्रत्येक शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। यानी कि इनकी 5 शाखाएं थी जिनकी राजधानी इन्होंने भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में स्थापित की थी। देखिए, शकों को सीथियन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में शक क्षत्रप कहलाते थे, यानी शकों को भारत में क्षत्रप के नाम से जाना जाता था। और शकों में जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? रुद्रदामन। और इसने 130 से 150 ईस्वी पूर्व के मध्य में शासन किया है। सबसे अधिक विख्यात शक शासक जो था वो रुद्रदामन प्रथम था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है इसका जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, यानी जूनागढ़ अभिलेख जो प्राप्त हुआ है उसमें बताया गया है यह इनका सबसे महत्वपूर्ण शासक। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। इसके द्वारा जो लिखवाया गया था अभिलेख वो गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख देखिए, ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। यानी इसका जो अभिलेख है संस्कृत भाषा में प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इस अभिलेख में देखिए संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। रुद्रदामन कहा जाता है बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। यह व्याकरण, राजनीति, संगीत एवं तर्कशास्त्र का पंडित था, यानी बहुत विद्वान। इसके बाद देखिए आते हैं हिंद पार्थिया पहलव। देखिए, सबसे प्रसिद्ध पहलव शासक जो था गोंडो फर्नीस था। इसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया। यानी इसके समय में सेंट थॉमस नामक ईसाई धर्म प्रचारक भी भारत आया था। देखिए, भारत का प्रथम पार्थियन शासक माउस था, जिसका उल्लेख खरोष्ठी लिपि में मोय नाम से मिलता है। यानी इनका जो सबसे प्रसिद्ध भारत में शासन करने वाला व्यक्ति था वो माउस था, जिसका उल्लेख खरोष्ठी लिपि में मोय के नाम से मिलता है। भारत में प्रथम पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स था, जो 171 से 130 ईसा पूर्व में था। इसके बाद देखिए इनका जो अगला शासक था वो गोंडो फर्नीस था, जो 20 से 41 ईसा पूर्व में शासन किया था। देखिए, गोंडो फर्नीस के शासन काल का एक अभिलेख जो है तख्ते बही पेशावर से प्राप्त हुआ है। तख्ते बही जो अभिलेख था वो खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण किया गया है और इस अभिलेख में इसे बुधवहर कहा गया है। यानी फारसी भाषा में इसका नाम विंडफर्ड है। ठीक, इसके बारे में जो अभिलेख है वो तख्ते बही नामक अभिलेख। इसके बाद आते हैं हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो मौर्योत्तर वंश का शासन था वो कुषाणों का शासन। और कुषाणों ने देखिए पार्थियाइयों के पश्चात शासन स्थापित किया और इनको यूची के नाम से भी जाना जाता। कुषाणों के बारे में देखिए बहुत सारे हमें जो प्रमाण मिले हैं वो कहां से मिले हैं? मथुरा में कुषाणों के सिक्के मिले हैं, अभिलेख मिले हैं और कुछ संरचनाएं मिली हैं। इसके अलावा मूर्तियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि इनका भारत के मथुरा में महत्वपूर्ण केंद्र था और मथुरा इनकी द्वितीय राजधानी भी थी। ठीक है, इनकी पहली राजधानी जो थी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर में स्थित फिरोजपुर में थी। ठीक है, यानी इसका नाम वर्तमान में पेशावर है। इनका देखिए एक महत्वपूर्ण शासक जो पहला था उसका नाम था कुजुल कडफिसेस, जिसने 15 से 65 ईस्वी के मध्य शासन किया। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कडफिसेस नामक कुषाण शासक ने आक्रमण कर पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने केवल तांबे के सिक्के चलवाए। इसने भारत में तांबे के सिक्के चलवाए। इसके बाद देखिए
अगला जो कुषाण शासक था वो विम कडफिसेस था। इसने 65 से 78 ईस्वी के मध्य भारत में शासन किया और कुजुल कडफिसेस की मृत्यु के बाद इसने सिंहासन पर शासन करना शुरू किया। कहा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय विम कडफिसेस को ही दिया जाता है। यानी भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? विम कडफिसेस ने। और आपने ऊपर देखा कि हिंद यवन शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्कों को प्रचलन में लाया, भारत में चलाया नहीं, सबसे पहले प्रचलन में लाया। यानी कहने का मतलब है कि सोने के सिक्के उन्होंने सबसे पहले बनाना शुरू किया। अब भारत में चलवाया किसने? कुषाणों ने। कुषाणों में किसने? विम कडफिसेस। कहा जाता है कि यह शैव मतानुयायी था और इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। थे विदेशी, लेकिन भारत में आने के बाद इन्होंने भारतीय धर्म को अपनाया था और शैव धर्म को अपनाया। उसके बाद देखिए कुषाणों का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो कनिष्क था। और कनिष्क ने 78 ईस्वी से लेकर 105 ईस्वी तक भारत में शासन किया और कहा जाता है कि यह इस वंश का महानतम शासक। इसने देखिए 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण शुरू किया, जिसके उपलक्ष्य में इसने एक संवत चलाई जिसको शक संवत के नाम में से जाना जाता है। और यह संवत इस समय हमारे देश भारत की क्या है? राज की संवत है, यानी तिथि की गणना इसी के अनुसार की जाती है। देखिए कहा जाता है कि कनिष्क के दरबार में कई विद्वान रहते थे, जिसमें देखिए पार्श नामक विद्वान, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक जैसे चिकित्सक वहां पे रहते थे। फिर देखिए कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया। फिर देखिए कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला के सिरकप में एक नए नगर की स्थापना की। ठीक है। और लास्ट में देखिए इस काल में कनिष्क के शासन काल में अपने देश में गांधार और मथुरा कला शैली का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध नाम था और इसके संरक्षण के लिए कनिष्क ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। और गांधार कला के संरक्षक शक और कुषाण दोनों को भी कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्य किसने किया था? कुषाणों ने। और कुषाणों में सबसे ज्यादा कार्य किसने किया था? कनिष्क ने किया था। कनिष्क के काल में ही भारत में सबसे पहले देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण शुरू हुआ और उन देवी देवताओं में सबसे ज्यादा मूर्तियां जो बनाई गई थी किसकी बनाई गई थी? महात्मा बुद्ध। ठीक है। गांधार कला जो है कहा जाता है यथार्थवादी थी, जबकि मथुरा कला आदर्शवादी। तो ये चीजें हम लोगों ने अब देखा किसके बारे में? भारत में मौर्योत्तर काल। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोगों को मैंने मौर्योत्तर काल और मौर्योत्तर काल से पहले की कुछ महत्वपूर्ण चीजों को बताया। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को, मेरे इस क्लास को बहुत धैर्यपूर्वक देखा, अध्ययन किया, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।